इससे क्वेश्चन भी बनता है कि भाई जो कुमाऊं है, कुमाऊं का सबसे पुराना नगर कौन सा है। तो हमने देखे हैं ये चंपावत है, जो ये कुमाऊं का सबसे पुराना नगर है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम आशीष रावत है। मैं PRK स्टडी पॉइंट में एक सीनियर फैकल्टी हूँ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने उत्तराखंड का इतिहास हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो लास्ट राजवंश पढ़ा था वो था कत्यूरी राजवंश, या इसी को कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहा गया है। एटकिंसन प्रथम व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी राजवंश कहा है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से 3 परिवारों ने इस राजवंश पर अधिकार करके इसकी सत्ता चलाई थी। पहला था बसंत देव, दूसरा था खरपर देव, तीसरा जो राज परिवार था वो है सलोणादित्य। उसके बाद हमने इस कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी राजवंश का जो अंतिम शासक था वो पढ़ा था ब्रह्मदेव। और इस ब्रह्मदेव के बाद ही जो कुमाऊं का इतिहास है उसमें एक नया राजवंश स्थापित होता है जो है चंद राजवंश। तो आज की क्लास में हम चंद राजवंश से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो चंद राजवंश है, अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो इसके टाइम पीरियड को लेकर के इतिहासकारों में बहुत सारा मतभेद है। लेकिन जो फिलहाल अगर हम टाइम पीरियड जिसको लेकर के हम चलेंगे तो वो है बद्रीदत्त पांडे, एक इतिहासकार हैं, इनके अनुसार हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग 700 से और 1790 का जो टाइम पीरियड था उसमें कुमाऊं में चंद सत्ता स्थापित हुई थी। अब बात करते हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि समय को लेकर ही इतिहासकारों में मतभेद है, उसी तरह से इस वंश के संस्थापक को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। तो हम इसमें 3 लोगों की स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि इसके अनुसार कौन सा चंद वंश का संस्थापक था। तो पहले हैं बद्रीदत्त पांडे और इन्हीं की थ्योरी को और जो सही कहा है वो है एटकिंसन। तो इनके अनुसार जो ये चंद वंश था, इस चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था। जबकि हर्षदेव जोशी, जो ये हर्षदेव जोशी है, जैसे जैसे हम चंद्रवंश को आगे पढ़ते जाएंगे तो हम एक टाइम पीरियड देखेंगे जब ये हर्षदेव जोशी जो चंद्रवंश की राजनीति है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। तो अगर इनकी माने हर्षदेव जोशी, या इन्हीं को हरकदेव जोशी भी कहा गया है, तो अगर इनकी माने तो इनके अनुसार जो चंद्रवंश था, इस चंद्रवंश का संस्थापक थोहरचंद था। दोस्तों, इससे पहले हमने जो भी राजवंश पढ़े हैं, जैसे यादव, कार्तिकेयपुर, नागवंश, जो भी वंश पढ़े हैं या राज्य पढ़े हैं, उनको जानने का जो स्रोत है वो मोस्टली हमने देखा या तो उनके सिक्के हुए हैं या फिर उनके कुछ ताम्रपत्र हुए हैं। उसके अलावा उनका जो स्रोत है वो जनश्रुति, उनके आधार पर ही हम पढ़ते हैं। ये चंद्रवंश पहला ऐसा राजवंश आता है जिसके हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं, वो भी काफी बाद में जाकर के। इससे पहले जो हम इनको पढ़ रहे हैं वो सिर्फ जनश्रुति के आधार पर है। आगे जाकर के हम देखेंगे कि इनके एक शासक आते हैं अभय चंद, उनका एक अभिलेख मिला है जिसका प्रमाण मिलता है कि हाँ, चंद्रवंश में अभय चंद के टाइम पीरियड से वो अभिलेख मिलना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले जो भी शासक हैं वो सारे जनश्रुति के आधार पर पढ़े जाते हैं। तो पहला जो शासक है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं, वो है सोमचंद। अगर सोमचंद की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 700 से 721 ईस्वी माना जाता है, सोमचंद का टाइम पीरियड। अब बात करते हैं कि भाई जो सोमचंद था वो कैसे यहाँ पर आता है, क्योंकि अगर कहीं पर नए राजवंश की स्थापना हो रही है तो मतलब कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से उस जगह पर आए हैं और वहाँ पर एक नए वंश की स्थापना कर रहे हैं। तो वैसे बात करते हैं कि सोमचंद कहाँ से आया था। अगर हम बद्रीदत्त पांडे की माने तो ये सोमचंद था, ये प्रयाग के झूसी नामक स्थान से आया था। वहाँ पर ये लोग रह रहे थे और वहाँ से यहाँ पर आए थे। अब बात करते हैं कि ये यहाँ पर आकर के कैसे चंद्रवंश की नींव रखते हैं। दोस्तों, इसको लेकर के हमें थोड़ा सा पहले अगर हम देखें तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ा था हमने, वहाँ पर हमने पढ़ा था एक व्यक्ति जो अंतिम शासक था, अत्याचारी शासक ब्रह्मदेव, या फिर इसी को वीरदेव कहा गया है। अब जब ये सोमचंद ये झूसी से यहाँ पर आया था तो तब यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश चल रहा था और उसका अंतिम जो शासक वीरदेव था वो शासन कर रहा था। इसके टाइम पीरियड में यहाँ पर आया था। अब इसके आने के 2 रीज़न बताए जाते हैं। पहला रीज़न कि जो ये सोमचंद था ये यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है उत्तराखंड में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, तो उनके भ्रमण पर आया था। कहा जाता है कि बद्रीनाथ भ्रमण पर आया था। दूसरा रीज़न ये है कि इनके यहाँ मतलब प्रयाग में किसी मुस्लिम आक्रमणकारी का आक्रमण हो गया, उससे बचने के लिए ये पहाड़ों की तरफ भागे। तो 2 रीज़न बताए गए। अब रीज़न जो भी रहा हो, लेकिन आए यहीं पर थे, मतलब कि कुमाऊं में आए थे और उस टाइम कुमाऊं में ये वीरदेव शासन कर रहा था। तो कहा गया कि जब इस वीरदेव की मुलाकात सोमचंद से हुई तो ये वीरदेव सोमचंद से बहुत प्रभावित हुआ और इसने क्या किया कि इसने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से करवा दिया। अब जब पुत्री का विवाह सोमचंद से करवा दिया तो उसने दहेज स्वरूप उसे चंपावत नगर दिया। ये जो चंपावत का इलाका रहा होगा उसके पास की कुछ भूमि भी दे दी दहेज के रूप में। और बाद में देखते हैं कि हम कुमाऊं के इतिहास में यही चंपावत नगर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या फिर इससे क्वेश्चन भी बनता है कि भाई जो कुमाऊं है, कुमाऊं का सबसे पुराना नगर कौन सा है। तो हमने देखे हैं ये चंपावत है, जो ये कुमाऊं का सबसे पुराना नगर है।
और जब सोमचंद को कुछ एरिया मिल गया और उसका विवाह हो गया, तो इस चंपावत नगर से ही वो चंदवंश की नींव रखता है। कैसे? इस चंपावत नगर को वो अपनी राजधानी बनाता है। मतलब कि जो चंदवंश है उसकी राजधानी चंपावत नगर को बनाया गया। अब बात करते हैं कि भाई ये चंपावत नगर कैसे अस्तित्व में आया। तो अगर हम चंपावत की बात करें तो इसको लेकर के भी फिर से दो थ्योरीज हैं, अलग अलग इतिहासकारों में मतभेद है। तो देखिए, अगर पहली थ्योरी माने तो हम कह रहे हैं कि भाई जो वीरदेव है उसने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से करवाया। तो कहा गया इस थ्योरी के अनुसार कि जो वीरदेव की पुत्री थी इसका नाम था चंपावती, और इस चंपावती के नाम पर ही एक नगर बनाया गया जिसका नाम था चंपावत नगर। दूसरी थ्योरी माने तो उसके अनुसार दोस्तों, उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रख लेते हैं कि इससे पहले जो हमने कत्यूरी राजवंश पढ़ा था, जब कत्यूरी राजवंश के जो शासक थे वो प्रॉपर जो उनकी सत्ता थी उसको कंट्रोल नहीं रख पाए, जिसके कारण उनका साम्राज्य बहुत सारे भागों में टूट गया, जैसे कि शोर हो गया, या उनमें से कहा गया एक साम्राज्य डोटी साम्राज्य भी था। अब अगर हम डोटी साम्राज्य की बात करें तो ये डोटी साम्राज्य जो वर्तमान का नेपाल देश है और जो हमारा कुमाऊं वाला क्षेत्र है इसके बीच में कहीं स्थित था कि, और कहा गया उस कार्तिकेयपुर राजवंश के जितने भी हिस्से हुए उनमें सबसे शक्तिशाली यही डोटी साम्राज्य था। तो इस डोटी साम्राज्य ने क्या किया, कुमाऊं में उस टाइम जितने भी राजवंश थे ये सबसे टैक्स लिया करता था। मतलब कि उन राजवंशों को इसने अपना सामंत बनाया था। मतलब कुमाऊं में जो भी शासक रहे होंगे वो स्वतंत्र नहीं थे, वो डोटियों के अधीन थे। तो वैसे ही जो ये हम देखते हैं चंदवंश है, ये चंदवंश भी डोटियों की अधीनता से ही स्टार्ट हुआ था। मतलब कि इन डोटियों के चंद शासक सामंत हुआ करते थे और इनका एक शासक था जिसका नाम था वामदेव। डोटियों का एक शासक था जिसका नाम वामदेव था। तो कहा गया कि जब चंपावत में ये वामदेव शासन कर रहा होगा तो वामदेव या फिर डोटियों की अगर हम कुलदेवी कहें तो डोटी अपनी कुलदेवी चंपावती को मानते थे, और इस वामदेव ने ही की अपनी कुलदेवी के नाम पर एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम चंपावत रखा गया। तो दो थ्योरीज हैं चंपावत निर्माण को लेकर के। पहला कि सोमचंद की पत्नी के नाम पर चंपावत नगर बनाया गया, दूसरा जो डोटी के शासक थे उन्होंने अपनी कुलदेवी चंपावती के नाम पर चंपावत नगर बनाया था। तो दोस्तों, अगर हम सोमचंद की बात करें तो सोमचंद ने जो जो चीज़ें स्टार्ट की हैं आगे चलकर वही चीज़ें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। एक एग्जाम्पल लेके समझें, जो सोमचंद था, सोमचंद की जो राज के चिन्ह जिसे कहेंगे तो वो गाय को माना जाता है। तो वैसे अगर हम इसके बाद के जितने शासक सबका राज की चिन्ह गाय ही होगा। एक दो शासक देखेंगे उनके अलग थे लेकिन मोस्टली चंदवंश का गाय ही था। उसके बाद बात करते हैं कि भाई जो सोमचंद था वो किस देवी देवता या किस धर्म का मानने वाला था। तो ये वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है सोमचंद मतलब कि हिंदू धर्म को मानने वाला है, लेकिन हिंदू धर्म में भी ये व्यक्ति शैव धर्म को मानने वाला था। मतलब ये शिव की पूजा करता था, शिव को अपना आराध्य देव मानता था। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो चंदवंश है जब इसकी स्थापना हुई थी ये एक स्वतंत्र शासक या स्वतंत्र राज्य नहीं था। ये चंदवंश के जो संस्थापक सोमचंद था ये डोटी के शासकों को निरंतर टैक्स दिया करता था। मतलब कि डोटी के शासकों के ये सामंत थे, और कुमाऊं के इतिहास में इन सामंतों को ही मांडलिक राजा कहा जाता था। अगर आप अजरावत की बुक्स देखते हैं तो उसमें ये मांडलिक शब्द यूज़ किया गया है। मतलब कि इसका मतलब सामंत से ही है कि सोमचंद निरंतर डोटी के शासकों को टैक्स दिया करता था, उनकी अधिकारिता में रहकर इसने चंदवंश की नींव रखी थी। ठीक है। तो दोस्तों, अब एक पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिया है कि भाई जो सोमचंद है ये राजधानी अपनी बनाता है चंपावत नगर को। अब दोस्तों, किसी नए साम्राज्य के लिए राजधानी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। उसके बाद अगर हम राजधानी बना दी गई उसके बाद चाहिए होता है एक जगह जहाँ पर राजा रह सके या उसका राज परिवार रह सके। तो इसके द्वारा एक महल बनाया जाता है जिसको कहा जाता है राजबुंगा का किला। अब यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर बुंगा का मतलब हम देखेंगे तो बुंगा का मतलब किले से होता है, या कई जगह राजधानी भी लिखा गया तो मोस्टली किला ही होता है। तो मतलब इन्होंने राज मतलब राजा और बुंगा मतलब किला, मतलब राजा के लिए किला। जो ये राजबुंगा का किला था ये यहीं पर राजधानी में बनाया गया, मतलब कि चंपावत में बनाया गया। इस तरह से नए साम्राज्य के लिए राजधानी बन चुकी थी, किला बन चुका था। इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है रक्षा, कि मतलब किस तरह से राज किले की रक्षा की जाए। तो इसके लिए इसने क्या सॉल्यूशन निकाला, बीच में अपना इसने किला बनवाया, इसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे किले बनवाए और इन किलों में अलग अलग जाति के लोगों को नियुक्त किया, जो कि उस टाइम पीरियड में कुमाऊं में महत्वपूर्ण भूमिका या उच्च स्थान रखते थे। उन जाति के लोगों को इन 4 किलों में नियुक्त किया, जिसमें पहला है बोहरा, दूसरा है कार्की, तीसरा है तड़ागी,
चौथा है चौधरी। तो इस तरह से किले के चारों ओर 4 जाति के लोगों को नियुक्त किया और वो इस किले की पहरेदारी करने लगे। तो मतलब कि राजधानी बन चुकी है, किला बन चुका है, किले की सुरक्षा भी उसके लिए अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया गया। अब बात करते हैं कि जो उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि पैसा कहाँ से आए, रेवेन्यू कहाँ से आए, ताकि वो अपने साम्राज्य को चला सके। अब अगर हम उस दौर के कुमाऊं की बात करें, अभी भी उस दौर के अभी भी देखें हम, तो वहाँ पर मैक्सिमम पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों में खेती, और जो उस खेती को, जो भूमि होगी खेती को करने के लिए, उस पर टैक्स लगाए जाते थे। उससे ही वो प्रशासन या जो उनकी खर्चे होते थे उनको चलाया करते थे। तो इसके लिए राजा ने क्या किया, एक पद बनाया जिसका नाम बूढ़ा या सयाना रखा गया। और अगर हम इस पद की बात करें तो इसे हम वर्तमान के प्रधान के रूप में देख सकते हैं। जिस तरह से हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है, जिसके 3 पहलू हैं, सबसे बड़ा जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई है और उस इकाई की जो देखरेख करता है वो होता है ग्राम प्रधान। तो वैसी एक ग्राम प्रधान की तरह इसने बूढ़ा या सयाना व्यक्ति एक पद बनाया जिसका काम था कि भाई वो जा करके वहाँ से टैक्स कलेक्ट करे। अब टैक्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो नगद के फॉर्म में हो, चाहे वो अनाज के फॉर्म में हो। तो इस तरह से यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल करके आया कि चंद वंश में किस व्यक्ति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई। तो आंसर होगा सोमचंद। मतलब इतना पुराने की इतनी पहले की बात है और उस दौर में भी उसने एक अच्छी सोच रखी और ये बूढ़ा या सयाना नामक पद बनाया। तो यहाँ पर प्रधान की नियुक्ति भी हो गई। अब उसने क्या किया, प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने साम्राज्य को 5 अलग अलग भागों में बांटा और जिन भागों को कहा गया थोक। जैसे कि अगर हम वर्तमान में उत्तराखंड को देखें तो इसमें 2 मंडल बनाए गए, पहला है कुमाऊं मंडल, दूसरा है गढ़वाल मंडल। मतलब कि हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है वो मंडल है। वैसे ही चंद साम्राज्य की जो इसने सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई बनाई वो है थोक। इसने क्या किया, इन थोकों को मतलब अपने साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित कर दिया, 5 थोकों में विभाजित कर दिया। पहला है, अब उस थोकों में भी उसने अलग अलग जाति के लोगों को नियुक्त किया। पहला मेहरा, दूसरा फर्तियाल, तीसरा देव, चौथा देक और 5वां करायत। 5 थोकों में विभाजित किया और 5 थोकों में 5 अलग अलग जाति के लोगों को नियुक्त किया। तो इस तरह से ये साम्राज्य भी बढ़ गया। अब क्या हुआ कि जो सोमचंद के द्वारा ये बूढ़ा या सयाना पद बनाया गया था जिसका काम था टैक्स कलेक्ट करना, ये टैक्स लेने के लिए इन 5 के यहाँ गया कि ये हमें टैक्स दें। लेकिन क्या है कि जो ये 5 जातियाँ थी ये चंद साम्राज्य या फिर कुमाऊं वाले उस एरिया में ऊंचा स्थान रखती थी। अब उन्हें ये बात रास नहीं आई कि उनसे नीचे का कोई व्यक्ति आकर के उनसे टैक्स मांग रहा। तो इसमें से इन लोगों ने क्या किया, जो व्यक्ति इनसे टैक्स मांगने आया था उसका गला काट दिया। उसका गला काटने के बाद उसे एक चौराहे में दफना दिया और जिस चौराहे का नाम रखा गया बुढ़ चौराहा। इस बुढ़ चौराहे में उस सयाना या बूढ़ा व्यक्ति को दफना दिया। अब जब ये बात सोमचंद को पता चली तो सोमचंद को इस बात से पता चल चुका था कि बिना इन जातियों की सहायता के वो अपने साम्राज्य को नहीं चला सकता है। तो इसका सॉल्यूशन सोमचंद ने क्या निकाला, उसने ये जो मेहरा और फर्तियाल जाति इसमें महत्वपूर्ण स्थान रखती थी 5 में से भी इन जातियों के लोगों को ही बूढ़ा और सयाना नियुक्त कर दिया। अब क्या हुआ इससे कि जब ऊंची जाति का व्यक्ति ही प्रधान बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सारी नीची जाति के लोग या जो नीचा स्थान रखते होंगे समाज में वो उनको टैक्स देंगे। तो इस तरह से उसका साम्राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो जहाँ पर चंद साम्राज्य चल रहा था चंपावत में, चंपावत के बगल में एक और रियासत थी जिसका नाम था दूनाकोट रियासत। अब इस दूनाकोट में जो शासक थे वो रावत थे। रावत राजा यहाँ पर निवास कर रहा था। तो इस बात से ये परेशान हो गया तो इसने क्या किया, सोमचंद पर आक्रमण किया। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में जो ये दूनाकोट का रावत राजा था ये हार जाता है और सोमचंद विजयी हो जाता है। तो इस तरह से इनके बीच में युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं कुछ अन्य जातियों की। तो इस चंद वंश में अगर हम ब्राह्मणों में देखें तो जो जोशी जाति थी वो ब्राह्मणों में सबसे उच्च मानी जाती थी और इसलिए जो सोमचंद था, सोमचंद ने जोशी जाति के लोगों को अपना दीवान नियुक्त किया। दीवान का मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री पद से था। उसके बाद जो दूसरी ब्राह्मण जाति थी वो थी सेमल्टी।
और इस सेमल्टी जाति के लोगों को सोमचंद ने अपना राजगुरु नियुक्त किया। तो दोस्तों उसके बाद सोमचंद के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका पुत्र आत्मचंद राजगद्दी पर बैठता है, ये शासक बनता है। तो आत्मचंद के काल में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट घटना तो घटी नहीं, बस इतना है कि ये जो आत्मचंद था ये कत्यूरियों का भांजा था। मतलब कि जो ये सोमचंद हमने पहले पढ़ा था, सोमचंद की जो पत्नी थी जो कि कत्यूरी से बिलोंग करती थी, जिसको हमने कहा था कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसका नाम चंपावती है। तो मतलब कि चंपावती और सोमचंद का जो बेटा था वो आत्मचंद था। तो अगर हम आत्मचंद की बात करें तो बस इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जो इसके राज दरबारी हैं उन पर बहुत अच्छा कंट्रोल रखा। जब भी ये उनके बीच से गुजरता तो इसके जो राज दरबारी थे वो उसे नतमस्तक होके और प्रणाम करते थे। बाकी इसके अलावा इस तरह से कोई इंपॉर्टेंट घटना ना घटी, ना ही इसने कोई युद्ध किया था। तो दोस्तों मतलब कि आज की क्लास का अगर हम ऑल ओवर समरी देखें तो आज की क्लास में सोमचंद बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और चंद साम्राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। इसके टाइम पीरियड में सबसे जो व्यवस्था की बात करें हम तो इसने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये चंद्रवंश का संस्थापक था। इसके जो राजकीय चिन्ह है, धर्म है, इसने कौन सा युद्ध लड़ा, तो हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। तो दोस्तों अगर हम आज देखें तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये हम मोस्टली 2 बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक साथ। एक है डॉक्टर अजय रावत की और दूसरी है उत्तराखंड का नवीन इतिहास जो है यशवंत सिंह कटोच की। तो मेरे अकॉर्डिंग इन 2 बुक से उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ना इनफ है। उसके अलावा अगर हम उत्तराखंड के मेजर पार्ट को देखें तो उसके लिए आपको परीक्षा वाणी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस उत्तराखंड की हिस्ट्री को देखें तो ये सिर्फ हम एक चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं जो उसका उत्तराखंड का इतिहास है। तो उस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा इस वीडियो को अगर आप प्रॉपर देख लेते हो। उसके अलावा शायद ही आपको किसी और वीडियो या बुक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।